चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 2 यूनिट तो पहले पढ़ी ली है, अब हम थर्ड यूनिट पे आ गए। बेटा थर्ड यूनिट कहता है ट्रेड नेगोशिएशंस। इस चैप्टर में हम इस यूनिट में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि देशों के बीच में आपस में नेगोशिएशंस कैसे कैसे होती हैं। आप ये बात तो अच्छे से जानते हो कि सारे देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दुनिया अब जो बन चुकी है दुनिया, वो पूरी की पूरी नेगोशिएशंस के ऊपर बेस्ड, बिजनेसेस के ऊपर बेस्ड दुनिया बन चुकी है। तो वो ये कहता है कि इंटेंस बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेगोशिएशन में थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आपको दूं तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा, नेगोशिएशंस का मतलब है कि हमें कोई भी देश अब ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ कोरिया की तरह अकेले धड़क के लिए पड़ा रहेगा, पूरी दुनिया के साथ मिलेगा नहीं, अकेले अपने आप सब कुछ बनाएगा और अपने अंदर ही अंदर सामान बेचेगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब सभी इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज है तो बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली, और हमने पढ़ा भी सही यूनिट 1 में कि हर देश के पास कुछ ना कुछ चीज की एडवांटेज होती है, वरना कम से कम कंपेरेटिवली कम डिसएडवांटेज तो होती है। अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं भी होती तो उसका अंदर बिजनेस तो करना पड़ेगा। इंडिया को यूएस के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, इनफैक्ट इवन पाकिस्तान के साथ भी बिजनेस करना पड़ेगा। तो हम जब सबके साथ बिजनेसेस करते हैं तो उनके बीच में आपस में कुछ बैठ के अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। ये चैप्टर उन्हीं के बारे में है, ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में, कि जब बिजनेस किया जाएगा तो आपस में नेगोशिएशंस की जाएंगी। इसमें कई बायलैटरल नेगोशिएशंस हो सकती है। बायलैटरल मतलब दो देश बैठ के आपस में बात करते हैं, मतलब दो देश मतलब ये नहीं पूरा देश उठ के आ जाएगा, बट बायलैटरल का मतलब होता है दोनों देश के प्रतिनिधि जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और कई बार मल्टीनेशनल भी होती है, मल्टीलेटरल्स भी होती हैं, इसमें बहुत सारे देश इकट्ठे बैठते हैं। इंडिया ऑलरेडी 19 ऐसे एग्रीमेंट्स का मेंबर है और कम से कम 2 दर्जन नेता बातचीत और कर रहे हैं मोदी साहब। तो भैया मोदी साहब तो अभी और घूमने वाले हैं बहुत दिनों तक, क्योंकि इतनी एग्रीमेंट्स अभी हमारी और चल रही हैं, प्लान हो रही हैं। इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस जो होती हैं ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ऑब्वियस ही बात है, क्या आपको लगता है बड़ा आसान सा काम होता होगा, दो नेता बैठते हैं और बातचीत करते हैं, मैं तुम्हारे देश में ये सामान बेचूंगा, वो इतना आसान नहीं होता। इनके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती, लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं, अदर लोग होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं, कई रैशनलिस्ट होते हैं, कई नेशनलिस्ट होते हैं, कई ऐसे तरीके के लोग होते हैं जो देशभक्ति में लिप्त होते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें ट्रेड नहीं करना है इनके साथ, कोई कहता है हमें करना है, कोई किसी को अपना फायदा दिख रहा होता है। तो सब लोगों का प्रेशर होता है सरकार के ऊपर। ये ऐसा नहीं कि डील बैठी और हो गई। जब मोदी साहब आखिर में उड़ने जाते हैं ना, साइन करने जाते हैं वहां, तो वो तो आखिरी फेज होता है। उससे पहले कई कई साल, 2-2, 3-3, 4-4 साल से बातचीत चल रही होती है उन देशों के साथ, उन बातों पे, जिनके बाद वो खाली एंड में साइन करने जाते हैं, हस्ताक्षर करने जाते हैं। तो स्टेक होल्डर्स आर नॉट ओनली गवर्नमेंट, जबकि लॉबिंग ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग अपना प्रेशर इन्फ्लुएंस करते हैं। हर कोई चाहता है मुझे इसमें से फायदा मिले। फिर आती है टैक्सोनॉमी ऑफ द रीजनल अग्रीमेंट। अब कुछ रीजनल अग्रीमेंट्स के ये यहां से मैं यूं कहूंगा कि पहला मेजर पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। रीजनल अग्रीमेंट्स कितनी तरह के होते हैं। रीजनल अग्रीमेंट, ये पहला रीजनल मतलब है ये, इसमें सारी दुनिया नहीं आई, इसमें बहुत सारे लोग नहीं आए, रीजन वाइज जो ग्रुप्स बनाते हैं। रीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होगी, ज्योग्राफिकल एरिया कोई भी हो सकता है, पर कुछ देशों का जब आपस में अग्रीमेंट होता है तो ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, जब कंट्रीज आपस में ग्रुप कर जाती हैं अपने बीच में बैरियर्स कम करने के लिए कि भैया हम आपसे कम ड्यूटी लेंगे, आप हमसे कम ड्यूटी लेना, हम आओ दोस्त बने, आओ बिजनेस इकट्ठे मिलके करें, ट्रेडिंग करें। तो इसमें एक होते हैं यूनिलैटरल अग्रीमेंट। बेटा यूनिलैटरल मतलब होता है जब एक देश, सिर्फ आप मेरी बातें सुनते रहना, चाहिए होगा तो वीडियो पॉज करके लिखते भी रहना प्लीज, क्योंकि ये समरी वीडियोस है, तो समरी में ऑब्वियसली बात है मैं सब कुछ तो लिखवा नहीं सकता, मैं खाली बता रहा हूं, आप प्लीज पॉज करके लिखते रहिएगा। तो यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिलैटरल मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश को फायदा देता है, जब एक देश दूसरे देश को कहता है कि तू मुझे सामान दे दे, मैं सस्ता, मैं तेरे पे ड्यूटी नहीं लगाऊंगा या कम लगाऊंगा, तू मुझ पे जितनी मर्जी लगा ले, मुझे कोई लेना देना नहीं। वन वे मतलब एक तरीके से एक तरफा प्यार है ये। अब आती है बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से प्यार है बेटा। इसमें दोनों देश आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तू मेरा ड्यूटी कम कर दे, मैं तेरी ड्यूटी कम कर दूंगा। फिर आते हैं रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं। अगर मैं आपको सच्चाई बोलूं तो इसमें कौन होती है? इसमें ज्यादातर ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं, मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बैरियर रिड्यूस कर देते हैं, टैरिफ, रिड्यूस टैरिफ एंड बैरियर्स, मतलब एक दूसरे के लिए रोकथाम भी कम कर देंगे, एक दूसरे के बिजनेस करने देंगे, भाई तू मेरे पास सामान भेज, मैं तेरे पास भेजूंगा, टैरिफ भी कम, बैरियर्स भी कम। ठीक है जी। फिर आ जाता है ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है? यहां से ना मार्केट थोड़ी चेंज हुई। ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे, रेड्यूस्ड बैरियर्स नहीं, फ्री मतलब तू मुझे सामान बेच, मैं तुझे सामान बेचूंगा, हम एक दूसरे से ड्यूटी ही नहीं लेंगे। तो ये इनकी जो ब्लॉक की आपस की कंट्रीज होती हैं, ये एक तो फ्री ट्रेड करते हैं आपस में, फ्री ट्रेड समझते हो बेटे, हम एक दूसरे से नहीं लेंगे, और तो और ये भी तय कर लेते हैं आपस में कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। बेटा कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ मतलब बाहर के देशों से हम सेम टैक्स लेंगे,
मतलब पहली बात, कंट्री ए कंट्री बी को सामान बेचेगी, कंट्री बी कंट्री ए को सामान बेचेगी, तो नो टैरिफ, ये तो हो गया फ्री ट्रेड। लेकिन अगर कंट्री ए या कंट्री बी सी कंट्री से सामान खरीदेंगे, किसी तीसरी कंट्री से सामान खरीदेंगे, तो सेम टैरिफ लगाएंगे। मतलब आउटसाइडर्स के लिए भी कॉमन टैरिफ लगा देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया में जैसे नाफ्टा है, जैसे आपको पता है ना नाफ्टा के अंदर क्या है, जैसे यूएस, कनाडा, मेक्सिको आपस में उनके बीच में फ्री ट्रेड होता है, ये भी हमने पढ़ा भी था ऊपर। लेकिन फ्री ट्रेड तो होता है, पर जो बाहर वालों के लिए रेट्स है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल टैरिफ। बेटे यहां पे एक्सटर्नल टैरिफ कहने का मतलब है बाहर के अन्य देश, टूवर्ड्स अदर्स, ऐसे आप लिख सकते हो, टूवर्ड्स अदर्स, टूवर्ड्स अदर्स। बेटे टूवर्ड्स अदर्स मतलब बाहर के अन्य देश जो इस ब्लॉक के मेंबर नहीं है, उनके लिए भी वो इंडिपेंडेंट है। मतलब ट्रेडिंग ब्लॉक में वो एक दूसरे सेम टैरिफ रखते हैं थर्ड पार्टी के लिए, यहां पे थर्ड पार्टी के लिए आप अपनी मर्जी जो मर्जी रखो। कस्टम यूनियन में मैं कहूंगा कि ज्यादा कोई फर्क है नहीं, कस्टम यूनियन लगभग ट्रेडिंग ब्लॉक के जैसा ही है। मतलब कोई उसमें भी सेम बातें कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड करेंगे, एक्सटर्नल लोगों के लिए हम सेम कॉमन टैरिफ रख लेंगे। बोलिए, इनफैक्ट कॉमन मार्केट में भी सेम बातें करते हैं कि हम फ्री ट्रेड करेंगे और साथ ही साथ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रखेंगे। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ मतलब थर्ड पार्टी के लिए सेम टैरिफ। लेकिन ना इसमें एक बात और होती है कि इसमें फ्री फ्लो ऑफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसमें क्या अलाउ होता है, इसमें यह अलाउ होता है कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी अलाउड है। मतलब खाली गुड्स अलाउड नहीं है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी फ्री फ्लो करेंगे। फैक्टर्स ऑब्वियसली जमीन तो उठा के यहां से वहां ले जा नहीं सकते, लेकिन फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि लेबर इधर से उधर जा सकती है काम करने, वहां का पैसा यहां लगने आ सकता है, उस पर भी कोई बैरियर्स नहीं होंगे। मतलब एक दूसरे के पास एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, लेबर को भी इधर से उधर जाने देंगे। तो ये कॉमन मार्केट में ये नई बात होती है, ये थोड़ा सा एडवांस होता है। और इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, मॉनेटरी यूनियन मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन है। अब ऐसी यूनियन में क्या होता है, सेम करेंसी होती है। मतलब फ्री ट्रेड तो करते ही करते हैं, कॉमन करेंसी भी होती है। जैसे यूरो है, यूरो बहुत सारे देशों की इकट्ठी कॉमन करेंसी है। फिर इसके बाद आ जाता है, यहां से सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि अब रीजनल ट्रेड तो हो गए, रीजनल ट्रेड मतलब आपस में भाइयों ने, देशों ने आपस में तो ट्रेडिंग कर ली। अब इंटरनेशनली क्या होता है, इंटरनेशनल मतलब पूरे के साथ। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं, गैट पहले होता था, अब उसी को बड़ा करके WTO बना दिया है। तो पहले इसे जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा जाता था, जिसे गैट कहते हैं, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है जी। अब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WTO और बड़ा होकर आया, मतलब गैट को ही बड़ा कर दिया बेसिकली, गैट की सारी कमियों को दूर करने के लिए। तो गैट क्या है, गैट लगभग 47 ईयर्स चला, इधर से इधर तक चला 1948 से। ये सब उसकी डेवलपमेंट की बातें, आपको ध्यान होगा कैसे सेकेंड वर्ल्ड, मैंने क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई बड़ा बुरा हाल था, उसी की एंडिंग के फेज पे ये डिसाइड हो गया कि भैया देशों को आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहिए। तो गैट का जन्म हुआ। लेकिन यूएस के ड्रामे हमेशा से ही चालू थे कि मैं नहीं आ रहा गैट वैट में, उसके चक्कर में गैट कभी भी एक फुल फ्लेजेड पावर नहीं बन पाया। लेकिन गैट जो है वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम में आया। यानी जैसे वर्ल्ड बैंक है पूरी दुनिया का कॉमन बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरी दुनिया की मॉनेटरी सिचुएशंस को देखती है, वैसे ही गैट आया जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग को देखेगा, मतलब ट्रेड्स को देखेगा। तो इसके 8 राउंड हुए, बहुत बार इनके मतलब जो अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो मिलते थे, बैठ के बात करते थे, पर फिर भी गैट फेल हो गया। क्यों गैट फेल हो गया? क्योंकि एक तो ये बहुत पुराना हो गया, इसमें ना मेन एक दिक्कत पता है क्या थी कि ये ना खाली गुड्स पे फोकस था और ये उतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं था। मतलब इसके अंदर जो मेंबर्स भी क्या कहूँ उन्हें, एफिलिएट्स कह लो, कॉमन पार्टिसिपेंट्स कह लो, क्योंकि ये बॉडी रजिस्टर तो वैसे हुई नहीं थी ना, जैसी पक्की बॉडी होती है, तगड़ी बॉडी होती है, वो तो बन नहीं पाई थी। तो इसमें मेंबर्स भी नहीं थे तब तक, क्योंकि फॉर्मल सिर्फ हस्ताक्षर कर करके मिल रखे थे, कोई प्रीएम्बल, कोई उनकी गाइडलाइंस पूरी गवर्न, कई लोग फॉलो करते थे, कई नहीं भी करते थे। तो गैट हारा क्यों?
गैट इसलिए हारा क्योंकि एक तो पुराना हो गया था, इनमें दुनिया में बहुत एक्सपेंशन हो गई थी लेकिन गैट में उतनी एक्सपेंशन नहीं हो पाई, और इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर नहीं थे, सर्विसेज कवर नहीं थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, और जो वर्ल्ड ट्रेड का मर्चेंडाइज का लेवल है, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड आजकल हो रहा है वो इतना वॉल्यूमिनस हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि गैट संभाल नहीं पा रहा था उसे, गैट का जो मैकेनिज्म था, जो वर्किंग मैकेनिज्म था वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। कई एम्बिग्विटी है जिसकी वजह से कई बड़े देशों को फायदा होता है, छोटे देशों को नुकसान होता था गैट में। एग्रीकल्चर कभी भी गैट के अंदर कवर नहीं हो पाया, और डिस्प्यूट सेटलमेंट कभी घूसे उसे चल जाते थे, लड़ाई हो जाती थी आपस में देशों की, तो गैट की कोई मानता ही नहीं था। मतलब मानो दो देशों ने आपस में लड़ लिए, वो कह रहा है मैं तेरे पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, गैट कहता था मत लगाओ, वो मानते ही नहीं थे, कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो गैट का कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था, इसलिए यूरोग्वे राउंड जो था, जो उनका मोस्ट पावरफुल और आखिरी राउंड था इफेक्टिवली, उसमें 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब भैया सही समय है कोई बड़ी संस्था बनाने का। तो मैं आपको एक बात बताऊं, गैट के ऊपर डब्ल्यूटीओ को बना दिया। इनफैक्ट आज भी डब्ल्यूटीओ के अंदर गैट जिंदा है गुड्स काउंसिल के लिए, मतलब आज भी डब्ल्यूटीओ के अंदर जो गुड्स वाला पार्ट है वो गैट के रूल से ही चलता है, पर डेफिनेटली उसके अंदर सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और भी कई चीजें अटैच हो गई हैं, तो इसलिए डब्ल्यूटीओ और बड़ी संस्था है, मैंने कहा था ना। अब आ जाता है डब्ल्यूटीओ क्या है, तो डब्ल्यूटीओ के पास नॉट ओनली, मतलब वो कहता है खाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं बट ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी और सर्विसेज भी इसके अंडर आ जाती हैं। इसने गैट को रिप्लेस कर लिया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव क्या है, डब्ल्यूटीओ को क्यों बनाया गया बेटा, ताकि पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, मतलब किसी भी देश में गरीबी ना रहे। इनफैक्ट आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि डब्ल्यूटीओ ने कैसे अच्छे अच्छे यार्डस्टिक दिए थे कि जो डेवलप नेशन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटे देशों की भी रक्षा करे, फुल एम्प्लॉयमेंट ला के दें, और जैसे सभी देशों में सभी लोगों को जॉब मिले, रिसोर्सेज पूरी तरह यूज हों, एंड एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भैया दुनिया में प्रोडक्शन भी बढ़े, और वो प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो आप तो यूज कर नहीं पाओगे उतना सामान, हर देश उतना सामान तो यूज नहीं कर पाएगा, तो वो आपस में ट्रेड भी करे। स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो जिसे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि इनके सेक्रेटेरिएट बैठते हैं जेनेवा में, जो हेड ऑफिस है इनका, जिसमें जहां पे डायरेक्टर जनरल साहब बैठते हैं, और डायरेक्टर जनरल साहब के अंदर फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज आती हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसे पढ़ लेना क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अंडर जनरल काउंसिल आ जाती है बेटा। जनरल काउंसिल का मतलब क्या हुआ, ये तीनों को देखेगी, गुड्स को भी, सर्विसेज को भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी। फिर इनके अंदर गुड्स काउंसिल अलग आ जाती है, और इसके अंडर सर्विस काउंसिल अलग आ जाती है, और इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की काउंसिल अलग आ जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की काउंसिल अलग आ जाती है। तो तीनों की अपनी अपनी अलग अलग काउंसिल है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। हमें इसको उतना मुझे लगता नहीं कि ये एग्जाम में आना चाहिए, अगर आएगा तो बेवकूफ़ी होगी। इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछो, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, सिविक्स का क्वेश्चन पूछ के क्या करेगा। ये एक अच्छी लाइन है कि डब्ल्यूटीओ आज की डेट में 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को देखता है और 164 मेंबर है। 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड का मतलब समझते हो, 95% दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसमें से 95% अकेले डब्ल्यूटीओ के थ्रू होता है। फिर आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स। बेटा अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है अपने नेशंस को, अपने मेंबर्स को क्या बोलता है कि भैया तुम्हें क्या करना है, उनकी गाइडेंस क्या है। मतलब जब मेंबर्स की मीटिंग होती होगी उन्हें क्या समझाया जाता है, उन्हें पहली बात ये बताया जाता है कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ आपने भेदभाव नहीं करना, सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन मानना है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि डब्ल्यूटीओ में सभी लोगों का मैक्सिमम रेट डिसाइडेड होता है पहले से, उससे ज्यादा आप अपने भाइयों से मांग नहीं सकते। मैंने कहा था ना, ये सब कजन भाई बन जाते हैं, सारे देश मोस्ट फेवर्ड नेशन बन जाते हैं एक दूसरे के लिए जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर है। आउटसाइडर्स के साथ आप कुछ मर्जी करो, आउटसाइडर से आप जितनी मर्जी ड्यूटी लो, उससे हमें मतलब नहीं है, पर डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को मोस्ट फेवर्ड मानो। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है कि जैसे फॉरेन के गुड्स आपके देश में आ गए, अब यदि फॉरेन के गुड्स आपके देश में आ गए फिर उन्हें नेशनल ट्रीटमेंट दो। नेशनल मतलब अपने देश जैसा ही समझो, फिर आप उन गुड्स में और अपने डोमेस्टिक गुड्स के बीच में अंतर मत करो। मतलब बेटे एक बात बताओ ना, आप एग्जांपल लो, आपने किसी को भाई बोल दिया तो उसे भाई मानो ना। अगर आपने उसके गुड्स को इंडिया में आने दिया तो फिर उसे इंडियन गुड्स की तरह ही मानो, उसके साथ भेदभाव मत करो। फ्री ट्रेड होने दो बेटा, फ्री ट्रेड ऑब्वियस ही बात है, फ्री ट्रेड एकदम से तो नहीं होगा बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्री ट्रेड की तरफ ही चल रही है मार्केट। धीरे धीरे करके लिबरलाइजेशन करने की बात हो रही है, जो आपस में ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, वो सब खत्म करने की बात हो रही है धीरे धीरे करके।
फिर है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब रातों रात चेंज मत हो जाओ, ऐसा मत कर देना कि अचानक से कोई कहे जी मैं WTO छोड़ रहा हूँ, मैं तो ड्यूटी लगाऊंगा। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, मान लो कि कोई देश ऐसा है जो बहुत सारा सामान आपको एक्सपोर्ट करता है, जैसे चाइना है। अब मानो चाइना बहुत सारा सामान बना के एक्सपोर्ट करता है, अब अचानक से एक दिन यूएसए कहे मैं चाइना से इंपोर्ट करनी बंद कर रहा हूँ, बात खत्म। लाइन डाल दे ट्रंप साहब, कह दे जी डोनाल्ड, वो तो बंदा भी ऐसा है, पागल है, वो कह दे जी मैं तो अब इंपोर्ट ही नहीं करूंगा चाइना से, बात ही खत्म। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना ने जितना सामान बना रखा होगा, मशीनरी होगी भाई, वो तो बर्बाद हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। तो WTO ऐसा होने नहीं देगा। WTO कहता है देयर हैज टू बी अ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब आप जो कर रहे हो वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, वो ऐसे अंधाधुंध रिएक्शन नहीं हो सकते। फिर कहता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। आप किसी पे कोटा वोटा की रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। फिर वो कहता है ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस। बेटा ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है कि आप ना अगर कोई गलत काम करे तो उसे रोक सकते हो। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर टेरिफ्स में पढ़ा था कि अगर कोई आपके देश में ज्यादा सामान बेचने लगे तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। मतलब अगर कोई आपके देश की कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म कर रहा है तो आप उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। अगर कोई देश अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रहा है तो जब वो गुड्स आपके देश में आएंगे तो आप CVD लगा सकते हो, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। यानी आप अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म मत होने दो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वर्ल्ड ट्रेड आप कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है, WTO ने आपके हाथ बांध नहीं दिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो भी आप भी फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। मतलब ऐसे जबरदस्ती किसी पे एंटी डंपिंग ड्यूटी और नहीं लगा सकते। मतलब अगर सच में वो बंदा आपको तंग कर रहा है, आपको कोई देश तंग कर रहा है, तो आप कर सकते हो। वो कहता है टैरिफ्स एज अ लेजिटिमेट मेजर फॉर द प्रोटेक्शन। बेटा लेजिटिमेट मेजर होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो आप, लेकिन बेटा ये ना लेजिटिमेट होने चाहिए, मतलब ये ठीक से इस्तेमाल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो तेरी ऐसी की तैसी। अब बताता हूँ तेरे को, जैसे बीच में एक दिन ट्रंप और चाइना लड़ पड़े थे आपस में, है ना। उसने कहा मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम पे इतनी ड्यूटी लगाऊंगा, उसने कहा मैं रिटेलिएशन में इतनी ड्यूटी लगाऊंगा। मतलब टैरिफ एक रास्ता नहीं होना चाहिए किसी को रोकने का ना, टैरिफ एक रोकने का रास्ता नहीं होना चाहिए। टैरिफ लेजिटिमेट तरीके से होने चाहिए, लेजिटिमेट मतलब लीगल तरीके से होने चाहिए। अगर आपने किसी पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगानी है तो प्रूफ करो कि वो एंटी डंपिंग क्यों लगा रहा हो। मतलब टैरिफ सिर्फ बदले की आग में मत लगाओ, टैरिफ लेजिटिमेटली लगाओ, लीगली लगाओ। ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, जो आप डिसीजन ले रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसे झूठे फूटे डिसीजन मत ले लेना। फिर है प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, जो मैंने ऊपर भी बताया कि धीरे धीरे वर्ल्ड जो है वो फ्री ट्रेड की तरफ बढ़ रहा है। ये दोनों इफेक्टिवली एक जैसे ही पॉइंट है, थर्ड और नाइन्थ, कि वर्ल्ड फ्री ट्रेड की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे पर टैरिफ लगाने बंद कर दें। फिर मार्केट एक्सेस, आप अपना मार्केट एक्सेस दूसरे को भी दो, दूसरे को मार्केट एक्सेस अपने को भी दो। जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं ना बेटा, नॉन टैरिफ बैरियर जिसमें रुकावटें होती हैं, जो बैरियर्स होते हैं उन्हें हटा दो बेटा, उन्हें रिमूव करो। मतलब झूठ मत बोलो। पता चला आप एक तरफ तो कह रहे हो तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरे साथ ट्रेड कर, WTO में मिलके गले मिल रहे हो, और फिर इंडिया में आके आपने कोई ऐसी पॉलिसी नॉन टैरिफ मेजर बना दिया कि उस देश से इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं मंगा सकते, या फिर उसके सारे डब्बे खोल के चेक करो फिर मंगाएंगे, तो ये गलत बात है ना। स्पेशल प्रिविलेजेस टू लेस डेवलप, देखो ये होते हैं ना बेटा, इंसानियत भी कोई चीज है, तो WTO भी कहता है इंसानियत कोई चीज है, लेस डेवलप देशों को फायदा दो, उन बेचारों का खून मत पियो यार। और हेल्थ और एनवायरनमेंट को रक्षा करो। याद है हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी मेथड्स, उसमें क्या बोलते थे कि अगर तुम्हारा सामान हमारे देश के लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, या हमारे नेशनल डिफेंस के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए अगर हानिकारक है तो हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे। जैसे मानो चाइना ऐसे मोबाइल बना के आपको भेजता है जिससे मोबाइल का डेटा सारा उनके पास चला जाता है, तो वो नेशनल डिफेंस के अगेंस्ट है। अभी इस ऐसा कुछ हुआई नाम की एक कंपनी, उसके साथ केस भी हुआ था कि ऐसा माना गया था कि उस मोबाइल में जो भी जैसे चैट कर रहा है, कुछ कॉल कर रहा है, या कुछ ऐसी डेटा है जो फोटो सेव कर रहा है, वो सारा कुछ चाइना के पास बैकअप हो रहा है, तो वो गलत बात है ना बेटे। अ ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड वेरीफाइबल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, मतलब WTO ये भी चाहता है कि जब लड़ाई होगी तो भैया एक ट्रांसपेरेंट मेथड होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बड़ा देश है दोनों में से उसकी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। अब मानो अगर एक छोटे देश एक बड़े देश की भी लड़ाई हो गई WTO में, तो WTO ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा, किसी एक का फायदा नहीं देगा, किसी एक को फायदा नहीं देगा। फिर ये कुछ फीचर्स हैं जिस किस किन चीज़ों पे अग्रीमेंट हो रखे हैं, ये एक बार आपको अपने आप रीड करने पड़ेंगे। दोहा राउंड जो था, दोहा राउंड इनफैक्ट चल ही रहा है, ये WTO का बहुत पावरफुल राउंड है जिसमें बहुत सारी जगह की बातें चल रही हैं, ये कर लो वो कर लो। पर अब फ्यू कंसर्न्स क्या है WTO के, मतलब WTO से भी लोग नाखुश क्यों हैं। जैसे वो कहता है कि फ्यू कंसर्न्स ये हैं
WTO के साथ में कि एक तो मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस आर वेरी स्लो। आपको पता भी है 10-10 साल लग जाते हैं, 8-8 साल लग जाते हैं, मतलब नेगोशिएशंस ही नहीं हो पाती। बताओ, जिसके लिए मेनली मिल रहे हैं अब वो बात ही नहीं बन पाती। अगला है रीजनल अग्रीमेंट इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी। देखो, एक तो मल्टीलैटरल है जो हमने पढ़ा, जैसे गैट है, जैसे WTO है, जैसे पूरी दुनिया के लिए अग्रीमेंट है, वो तो आमने सामने होता है, वो तो सबको पता है कि अच्छा मैं तुमसे 20% की ड्यूटी ले सकता हूं, तो ये तो सबको पता है। लेकिन क्या होता है, रीजनल अग्रीमेंट जो होते हैं वो आपस में, मतलब आपस में क्या गुच्छेबाजी हो जाती है पता नहीं चलता। अब एक बात और, कंट्री ए कंट्री बी ने आपस में बायलैटरल अग्रीमेंट बना लिया कि हम तेरे से सामान नहीं खरीदेंगे या तेरे से फ्री में सामान खरीदेंगे, बिल्कुल ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ। तो बाकी देशों को उससे फर्क पड़ता है। अगर दो देश आपस में घुल मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो उससे बाकी देशों की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म होती है। एक बात बताओ, अगर कंट्री ए कह दे बी को कि मैं तुझसे सामान खरीदूंगा बिना ड्यूटी के, तो आपको नहीं लगता इससे कंट्री सी जो कि इसे एक्सपोर्ट करना चाहती थी उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि उस पर ड्यूटी लग रही है और बी के गुड्स पे ड्यूटी नहीं लग रही, तो बी को प्रमोशन मिल रही है। तो ये गलत बात है ना भाई। जब सब भाई भाई हो तो सब पे भाई भाई हो, अगर एक पे हटा रहे हो तो सब पे हटाओ। तो वो कहता है रीजनल अग्रीमेंट से कुछ अनसर्टेनिटीज बनती हैं। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल में तो भैया लिबरलाइजेशन हो ही नहीं पा रही, क्योंकि आपको पता ही बेटा, जैसे भारत जैसा देश है, गरीब देश है, इतने ज्यादा लोग फार्मिंग करते हैं, उनका सारा सब कुछ फार्मिंग पे चलता है। अगर इंडिया ने फार्मिंग खोल दी, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह खोल दिया, पता चला चाइनीज व्हीट इंडिया में बिकने लग गई 2 रुपए किलो, तो हमारे फार्मर कहाँ जाएंगे? आत्महत्या बचेगी उनके पास। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करते बेटा, इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट को जान से थोड़ा ना मारना है, तो उसे लिबरलाइज नहीं कर रहे देश। तो ये अगर WTO के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो लिमिटेशन है, भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो हमें लगता है ठीक है। फिर दोहा राउंड की डेवलपमेंट जो है वो धीरे चल रही है, उसमें कुछ ऐसा तरक्की वाला हो नहीं रहा, कुछ निष्कर्ष नहीं पहुंच रहे। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना बेचारी, छोटी कंट्रीज है, वो डिससेटिस्फाइड भी है, उनके कंसर्न्स भी हैं। मतलब उनके क्या कंसर्न्स है बेटा, वो ये कहते हैं कि यार देखो तुम हमारा तो खून पी रहे हो। एक्चुअली में भी हो भी यही रहा है कि जो छोटे देश हैं उनका तो खून पिया जा रहा है, क्योंकि बड़े देशों का गुड्स उनके पास बिकने आ जाता है सस्ते में, वो ड्यूटी नहीं लगा सकते, और वो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इतनी नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स सस्ते में बनाए जो वो एक्सपोर्ट कर पाए। जैसे बांग्लादेश जैसा छोटा देश है, वो बेचारे जूट, कॉटन, इन्हीं 2-4 चीजों को एक्सपोर्ट कर पाते हैं जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, बाकी वो कुछ बना ही नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ उनके देश में फॉरेन से आ जाता है। अब वो बेचारे क्या बनाए क्या करें, उनका देश डेवलप ही नहीं हो पा रहा, तरक्की नहीं हो पा रही, हाई टैरिफ्स इंपोज उनको लग जाते हैं, टैरिफ एस्केलेशन है। जैसे कई देश क्या करते हैं, आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो कम ड्यूटी लेंगे, लेकिन अगर आपसे फिनिश गुड्स खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा ड्यूटी लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो आज भी जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ इंडियंस के साथ करते थे, क्या करते थे याद है आपको? वो हमारे यहां से कॉटन खरीद के लेके जाते थे सस्ते में, उस पर ड्यूटी नहीं लेते थे, पर जब मतलब अगर कॉटन लेके जाते थे तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाते थे इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया से फिनिश गुड्स लेके जाने की बात होती थी बाहर, तो उस पर ड्यूटी लगा देते थे, ताकि वो गुड्स बाहर ही ना जा पाए, कॉम्पिटिटिवनेस ही खत्म हो जाए, वो इतने महंगे हो जाए कि वो इंडिया के बाहर जाए ना। यानी वो अपने बने हुए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तुम्हारे यहाँ बेचना चाहता है, फिनिश गुड तुम्हारे फिनिश गुड खरीदना नहीं चाहता, तुम्हें सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए यूज कर रहा है। तो ये होता है टैरिफ एस्केलेशन, जहां पे आप रॉ मटेरियल पे टैरिफ लेते हो लो, मतलब बड़े देश, और जो आपके द्वारा बने गए फिनिश गुड है उन पे टैरिफ लगाते हैं बहुत हाई। फिर एक है नैरोइंग रेट डिफरेंस। बेटा पहले क्या होता था, जो छोटे देश होते थे, जैसे एग्जांपल लो, पुरानी बात करता हूं, मानो ये एक कंट्री अमेरिका है, बड़ी कंट्री है, ये एक कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स एक छोटी कंट्री है। अमेरिका ने ये कह रखा था कि मैं जब तेरे से इंपोर्ट करूंगा, मान लो तब मार्केट में जनरल रेट चल रहा था 20%, मार्केट का जनरल रेट चल रहा था 20%। अमेरिका ने एक्स कंट्री को कहा कि भाई मैं तेरे से इंपोर्ट करूंगा 10% पे, तो चिंता ही मत कर, तो तेरे को एडवांटेज है कि मैं बाकी सब देशों से इंपोर्ट करूंगा 20% पे, लेकिन तुझसे छोटे बच्चे से इंपोर्ट करूंगा 10% पे। इससे क्या फायदा होगा, तेरा सा माल मेरे देश में सस्ते में बिक पाएगा, तो तेरी को ग्रोथ मिलेगी। एक्स ने कहा यस, खुश हो जाता था एक्स। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके सारे टैरिफ कम होने लगे। पता चला जो 20% का टैरिफ था वो कम होते होते 18 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया। पता चला कि जो एक्सटर्नल टैरिफ है वो 12% है। यानी अब अगर ए, यानी मान लो कंट्री ए अगर किसी भी और देश से सामान खरीदता है, तो 12% पे खरीदता है, क्योंकि WTO ने टैरिफ कम कर दिए। तो जो ये गरीब देश थे, बेचारे छोटे मासूम देश थे, इनका टैरिफ अभी भी 10% पे है।
तो आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका में या कंट्री ए में जो एक्स का सामान है उस पर 10% ड्यूटी लग रही है, बाहर वाले लोगों के ऊपर सिर्फ 12% लग रही है, तो वो मार्जिन इतना कम हो गया, गैप इतना कम हो गया कि अब एक्स की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई। पहले एक्स की कॉम्पिटिटिवनेस थी, पहले छोटे देश की कॉम्पिटिटिवनेस थी, वो सामान बेच पाता था बड़े देश को, अब वो बेचारा वो भी नहीं कर पाता, उसका वो भी हथियार छीन लिया आपने। तो इसे बोलते हैं नैरोइंग रेट डिफरेंस। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज तो बेचारों का बहुत ही बुरा हाल है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो एकदम बेकार कंट्रीज है, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए बट ये बोलना चाहिए बहुत छोटी कंट्रीज है, बहुत ही बैकवर्ड है, उनका तो बुरा हाल है, उनकी तो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगा नहीं पाते, तो फॉरेन का सारा सामान आके उनके यहाँ बिक जाता है। ऐसे ऐसे देश है जो कुछ नहीं बना रहे, अफ्रीका में ऐसे देश हैं जो बेचारे कुछ नहीं उगा रहे, कुछ नहीं बना रहे, सब कुछ इंपोर्ट करके खा रहे हैं।